कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी काफी देर तक बैठी रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त्य ऐसे कैसे उसे बीच रास्ते में छोड़कर जा सकता है, लेकिन फिलहाल में तो वो जा चुका था। कुछ देर बाद एक ऑटो उसके सामने रुकते हुए बोला, बेटा आपको कहीं जाना है? सानवी बोली, जहन्नुम चलना है, ले चलेंगे आप, प्लीज छोड़ दीजिए। ऑटो वाला बोला, सॉरी बेटा जी, लेकिन मेरा ऑटो वहां नहीं जाता। बाकी आपको कहीं और चलना है तो मैं लेकर चल सकता हूँ। सानवी अब आकर उसके ऑटो में बैठते हुए बोली, आदर्श शर्मा, शर्मा निवास सेक्टर बी, रामबाग चलिए। ऑटो वाला बोला, आप शर्मा जी की मतलब वकील साहब की बेटी हैं? वही जिसने यूपीएससी परीक्षा क्लियर किया है। सानवी बोली, अंकल प्लीज़ क्या आप मुझे घर तक जल्दी छोड़ सकते हैं? इन सब सवालों के लिए आप आराम से कल मेरे घर आराम से आ जाना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब आराम से दे दूंगी। ऑटो वाला बोला, ठीक है बेटा, बोलकर ऑटो की स्पीड बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसके दरवाजे के बाहर उसे छोड़कर जाने लगा। सानवी बोली, अरे आप अपना पैसा तो लेते जाइए। ऑटो वाला बोला, वो तो पहले ही मिल चुका है, वो भी दिन भर की मजदूरी से ज़्यादा ही। सानवी बोली, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। ऑटो वाला बोला, वो एक साहब मिले थे, उन्होंने ही आपको यहाँ पहुँचाने के लिए बोला था और पैसा भी दे दिया था, बोलकर चला गया। सानवी बोली, अगस्त्य, बोलते हुए अंदर आ गई। शीतल जी हाल में बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। उसे इतने गुस्से में देखा तो उसके पास आते हुए बोली, ये क्या है सानू, हमेशा अपनी जिद करनी ज़रूरी है बेटा, कभी तो किसी की बात मान लिया करो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अगस्त्य से लड़कर बीच में उतरने की? सानवी कुछ बोलती उसके पहले ही दादी चाय पीते हुए बोली, ये लड़की, मैं तो सोचती थी ये सिर्फ घर पर ही सबसे लड़ती है, लेकिन अब लक्षण देख कर लग रहा है बाहर वालों से भी अब लड़ने लगी है। क्या होगा इस घर का और उसकी इज्जत का? सानवी बोली, आप दोनों को उसकी बातों पर भरोसा है और मेरी बातों का कोई भरोसा नहीं है। जा रही हूँ मैं, मुझे अब बात ही नहीं करनी किसी से। शीतल जी बोली, लेकिन कुछ खाकर दवा तो खा ले। सानवी बोली, कुछ भी नहीं खाना मुझे, और अगर फिर भी कुछ खिलाना है ना तो जहर खिला दो, दवा से बेहतर रहेगा, और आप दोनों के तानों से भी। यार सच में मैंने सोचा था अब तो कुछ इज्जत मिल जाएगी, लेकिन नहीं, अभी भी घर की मुर्गी दाल बराबर समझ रखा है। बोलते हुए अपने रूम में चली गई। दादी बोली, इसे क्या हुआ, ये अचानक से इतना क्यों बोलने लगी? सच में कहीं इसके दिमाग में चोट का कोई असर तो नहीं हुआ है? शीतल, एक बार अच्छे से सब चेक करवा ले। शीतल बोली, क्या माँ आप भी? वो बोले तो भी आपको प्रॉब्लम और ना बोले तो भी आपको प्रॉब्लम। एक काम कीजिए, आप दोनों ना खुद से सेटल कर लिया कीजिए, मुझे बीच में मत फंसाया करो। बोलते हुए खाना गर्म करने किचन में चली गई। सानवी रूम में आई तो अभी भी उसका सर भारी हो रहा था, फिर भी वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर में बाहर आई तो शीतल उसके लिए खाने की प्लेट रखते हुए बोली, चलो खाना खाओ, खा लो, फिर दवा खाकर कुछ देर आराम कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सानवी अब आकर उनके पास बैठते हुए बोली, आप सब तैयार क्यों नहीं हुए हैं? संगीत के लिए नहीं जाना है क्या? शीतल जी बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भाभी को मना कर दिया है कि हम लोग नहीं आ पाएंगे। बाकी तुम्हारे पापा श्रेया को भेज दिया है कि कोई दिक्कत ना हो, और उसके तरफ एक निवाला बढ़ा दिया। सानवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से खा लूँगी, आप जाकर तैयार हो जाइए। और हाँ, दादी को भी लेते जाइए, इस बार मेरे ना बोलने पर कुछ ज़्यादा ही बोले जा रही हैं। शीतल एक बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, और क्या चल रहा है तुम्हारे और अगस्त्य के बीच? सानवी खाते खाते रुक कर अब उन्हें देखने लगी। शीतल जी बोली, सब पता है, इसलिए कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो है साफ साफ सुनना है। सानवी अब खाना गले से उतारते हुए बोली, ऐसा जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। शीतल दूसरी बाइट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती हो, है ना? बोल उसे देखने लगी। सानवी बोली, आप ऐसा क्यों देख रही हैं? शीतल बोली, तो बताओ। सानवी बोली, पता नहीं। शीतल बोली, मैंने और तुम्हारे पापा ने उससे बात किया है, जो कुछ भी हुआ लखनऊ में और जो हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ बताया है उसने। और नेहा रजत से भी बात किया है हम दोनों ने, तो सारी बातों से हमें तो यही लगा वो अगर तुम्हें धोखा देता तो वो सब कभी नहीं करता जो उसने किया। बाकी तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है तो सोच लो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा तुम उसे जानती हो। ताऊ जी के आने से पहले अपना फैसला बता देना, वरना पता नहीं के चक्कर में ऐसा ना हो कि सबके फैसले लेने में अपने फैसले गलत हो जाएं और पूरी लाइफ उसके चक्कर में पछताना पड़ जाए। सानवी बोली, मतलब आपको और पापा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? जानते भी हो वो अधिराज रावत का बेटा है
और हमारी कास्ट भी अलग है और भी बहुत कुछ। शीतल बोली, तुम क्या चाहती हो वो मैटर करता है, बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पापा बात करेंगे ताऊ जी से और बाकी फैमिली से, अगर वो मान गए तो ठीक, वरना देखते हैं क्या होता है। सानवी बोली, और उसकी फैमिली वो कभी नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, और मेरे लिए तो सपने में भी नहीं, क्योंकि काफ़ी नुकसान किया है मैंने उनका, और अभी तो एक्सीडेंट से पहले ही मैंने उनका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल करवा दिया है, तो भूल जाइए। शीतल बोली, क्या करूं मैं तुम्हारा, मतलब हद होती है, हर किसी से झगड़ा ज़रूरी होता है। तुम्हें ना सच के अपने ताऊ जी की आदत लग चुकी है। सानवी बोली, तो शुरुआत उन्होंने किया, मुझे आकर धमकी देंगे तो क्या मैं चुपचाप तमाशा देखूंगी? अपनी भी कोई इज्जत है, और वो सब वैसे भी बहुत कम ही किया है, अभी तो और भी बहुत कुछ करने का मूड था, लेकिन। शीतल बोली, मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी है ना? सानवी बोली, मैंने कब कहा नहीं करनी? शीतल बोली, ठीक है, लेकिन अब आगे कुछ भी मत करना, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे और दोनों फैमिली की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। सानवी बोली, देखती हूँ, लेकिन जो इनलीगल है उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शीतल बोली, सानू बेटा, कुछ तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। सानवी बोली, ठीक है, लेकिन वो बीच रास्ते में मुझे छोड़कर भाग आया है, तो फिलहाल के लिए मुझे टाइम चाहिए। शीतल बोली, सानू बड़ी हो जा, कम से कम अब तो ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर दे, और अब तो एक जिम्मेदार पद पर है, उसके बारे में भी तो कुछ सोच, या अभी भी बचपने में लगे रहना है? सानवी बोली, मतलब अभी भी मैं आपको गलत लग रही हूँ? उसने जो किया वो सब सही था, एक तो मेरा एक सिरिंज ब्लड निकाल लिया और उसके बाद मुझे रास्ते में छोड़ दिया, और फिर अब आप लोगों को भी पता नहीं क्या पढ़ा दिया कि आप लोग भी अब उसी का सुन रहे हो। शीतल अब लास्ट बाइट उसे खिलाकर उठते हुए बोली, जो करना है करो, लेकिन ये याद रहे कि 2 दिन बाद जाने से पहले अपना फैसला सुना देना, उसका साथ चाहिए या नहीं, और अगर नहीं चाहिए तो भाई साहब इस बार नहीं मानने वाले हैं, ये बात भी सोच लेना। सानवी बोली, मम्मी ये कौन सी बात हुई? शीतल बोली, सानू अब तो सीरियस हो जा, पता है ना घर में कितना कोहराम मचने वाला है, फिर भी तेरे पापा और मैं तेरी खुशी के लिए उनसे बात करना चाहते हैं, और तू अभी भी बच्चों की तरह जिद कर रही है। सानवी बोली, ठीक है, जो करना है कीजिए। शीतल जी बोली, मतलब तेरी हाँ समझे हम लोग? सानवी बोली, शीतल अब उसे देखते हुए बोली, वैसे लड़का इतना बुरा तो नहीं है, फिर भी अगर तुम चाहो तो सोच लो, और अगर फैसला बदलना है तो सोच लो, वैसे भी 2 दिन है अभी तुम्हारे पास, अच्छे से सोच समझ लो, फिर अपना फैसला बताना, बोलकर नीचे चली गई। सानवी बोली, ये कौन सा मतलब हुआ, अभी अभी साफ साफ तो बोला, अब कितना बोलूं? सच में सबको बस मुझे ही परेशान करना होता है। अब उसका फ़ोन बजा तो नेहा का था। सानवी फ़ोन उठाते हुए बोली, बोलो। नेहा बोली, आ रही हो, डांस मत करना, बस बैठे रहना। सानवी बोली, देखती हूँ। नेहा बोली, प्लीज़ आजा थोड़ी देर के लिए। सानवी बोलकर फ़ोन रख दिया। दादी और शीतल जी को छोड़कर बाकी सब लोग तैयार होकर पहले ही होटल के लिए निकल चुके थे। सानवी कुछ देर में तैयार होकर नीचे आ गई। शीतल जी उसे देखते हुए बोली, तेरी तबीयत ठीक है तो चल, वरना रुक जाते हैं। सानवी बोली, नहीं चलिए, मैं ठीक हूँ, नेहा का स्पेशल डे है। अगत से बाहर से अंदर आते हुए एक नज़र सानवी को देखा और फिर दादी के पास आते हुए बोला, वैसे दादी आप काफ़ी जच रही हैं। शीतल जी बोली, अगत से मैं बाहर हूँ, तुम माँ को लेकर आ जाओ। अगत से बोला, जी आंटी। दादी चलिए बोल उनको लेकर बाहर आ गया और आगे की सीट खोलकर बैठाते हुए बोला, आज तक मैंने अपने गाड़ी के पहली सीट पर आपकी तरह इतनी स्मार्ट और ब्यूटीफुल गर्ल को कभी नहीं बैठाया। दादी भी आकर आराम से उसके बगल में बैठ गईं। सानवी बोली, मम्मी मैं खुद की गाड़ी से चली जाऊंगी। शीतल जी बोली, सानवी बैठो आकर, हम सब चल रहे हैं ना, और अब कोई जिद नहीं चलेगी। और मैंने कुछ देर पहले क्या बोला था? सानवी बोली, हद होती है यार, और आकर अब चुपचाप उनके साथ बैठ गई। अगत से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, वैसे आंटी। सानवी बोली, मम्मी कुछ लोग शांति से गाड़ी भी नहीं चला सकते क्या? दादी बोली, तुम्हें क्या हुआ, अब वो बोल भी नहीं सकता क्या? सानवी बोली, दादी। दादी बोली, चुप कर, वरना सर में दर्द हो जाएगा। अगत से बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुछ लोग ना अपने आप को पता नहीं कौन सा तोप समझते हैं, मतलब अब इतना भी क्या कि सामने वाले की कोई बात भी नहीं सुनना। सानवी कुछ बोलती, लेकिन शीतल जी और दादी को देखकर अब कुछ नहीं बोली। अगत से आराम से दादी से बातें कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दादी और उसकी कितने दिनों की जान पहचान है। सानवी बस बीच बीच में दोनों को देखे जा रही थी। कुछ देर में सब लोग होटल पहुंच गए, जहां नेहा और रजत दोनों की फैमिली पहले ही पहुंच चुकी थी।
सब ने उन लोगों का वेलकम किया। अगत्य दादी और शीतल जी को लेकर आगे बढ़ गया। सानवी की तरफ एक बार भी नहीं देखा। सानवी अंदर आकर नेहा से मिलकर श्रेया के पास बैठ गई। श्रेया उसे देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? श्रेयांश ने तो बोला था शायद तुम ना आओ, तो मैंने भी सोचा शायद तुम नहीं आओगी। वैसे अच्छा किया, घर पर बैठकर बोर होने से अच्छा है थोड़ा एंजॉय किया जाए। सानवी बोली, मैंने भी वही सोचा इसलिए आ गई। एक के बाद एक सभी ने डांस किया। अगत्य उसकी फैमिली से ऐसे मिल रहा था जैसे कितने सालों से जानता हो वो। अब सानवी को छोड़ बाकी सबको इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। जैसे कि सबको इम्प्रेस कर देगा तो उसका काम हो जाएगा, बाकी किसी से उसे मतलब ही नहीं होगा। सानवी भी चुपचाप आज बस उसे और उसकी एक्टिविटी को देखे जा रही थी। सबके डांस के बाद नेहा और रजत ने डांस किया। सुना है तेरा दिल मेरे पास सॉन्ग पर दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। ऋचा, कुणाल, अगत्य बाकी सब ने हुटिंग किया। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। सबको पता था सानवी डांस नहीं करेगी, इसलिए किसी ने उसे फोर्स नहीं किया। लास्ट में सबने अगत्य को डांस के लिए बोला, लेकिन उसने अकेले डांस करने से मना कर दिया। दादी उठते हुए बोली, चलो आ जाओ। सानवी के साथ साथ सभी ये देखकर चौंक गए कि दादी और डांस, ये चमत्कार कब हुआ और कैसे हुआ। जो दादी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, वो दादी डांस करेंगी, और वो भी अगत्य के साथ, जिसे ठीक से जानती तक नहीं। सानवी और बाकी सब लोग स्टेज पर देख रहे थे कि आज दादी क्या कमाल करने वाली हैं। अगत्य और दादी दोनों ने सबको हिलाकर रख दिया। जब म्यूजिक बजा अगत्य और दादी दोनों ने सबको हिलाकर रख दिया जब म्यूजिक बजा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। सानवी खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, बस अब यही बाकी था, सो आज पूरा हो गया। हद होती है, मतलब दिन भर तो सबको भर भर कर लेक्चर देना होता है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, और अब मज़े से डांस कर रही हैं। आज ये हाल है तो दादू के साथ इनका क्या हाल रहा होगा। नेहा उसके कंधे पर मारते हुए बोली, तुझे क्यों जलन हो रही है? अगर हो रही है तो भी सामने देख, दादी कितना अच्छा डांस कर रही हैं। आज तो मेरा दिल खुश हो गया यार, मतलब अगत्य ने तो आज चमत्कार कर दिया। मेरा मन तो उसे गले लगाने का कर रहा है। क्या बंदा है, मतलब जहर। सानवी ने उसे घूरा तो दूसरी तरफ देखते हुए बोली, हाँ तो जो है वही बोल रही हूँ, तुझे तो उसकी कद्र है नहीं। सानवी अब सर झटक कर सामने देखने लगी। आज सच में एक सुकून था दादी के चेहरे पर, जिसे उसने कम ही नोटिस किया था। फिर खुद से बोली, चलो कुछ तो अच्छा किया इस डफर ने, कम से कम दादी तो खुश हैं। सोचते हुए वो दोनों का डांस करते हुए देखने में बिजी हो गई। जहाँ अभी भी दोनों आराम से डांस कर रहे थे, अगत्य से उनका हाथ पकड़कर आराम से एक एक स्टेप ले रहा था और वो उसका पूरा साथ दे रही थी। सबने तालियां और सीटियां बजाई। तब जाकर सानवी को होश आया। देखा तो सब लोग दादी और अगत्य के लिए तालियां और सीटियां बजा रहे थे। तो उसने भी आकर दादी के ऊपर से कुछ पैसे वार कर अगत्य के हाथ में देते हुए बोली, तुम्हारी बख्शीश रख लेना, आज हिटलर के चेहरे पर सुकून लाने के लिए। शीतल और बाकी सब जितने भी लोग थे और जिसे भी दोनों के बारे में पता था, ये सब देखा तो अपना सर पकड़ लिया कि क्या करे इस लड़की का, ये कभी सुधरेगी भी या नहीं। अगत्य से पैसे अपने जेब में रखते हुए थोड़ा धीरे से बोला, सूद समेत वापस करूँगा, याद रखना। फिर दादी को देखते हुए बोला, दादी चलिए, कुछ लोग चल रहे हैं हमसे, और उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। सानवी ने भी एक नज़र दोनों को देखा और आकर वापस से अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और घर के लिए निकल गए। अगत्य रजत के साथ उसके घर चला गया और सानवी सबके साथ अपने घर आ गई। अगत्य अपने रूम में आया तो उसके फ़ोन पर कई सारे मिस्ड कॉल पड़े थे। उसने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा और बेड पर रखकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया तो अभी भी वो बजे जा रहा था। अगत्य फ़ोन उठाते हुए थोड़े गुस्से में बोला, अभी भी आपको सुकून नहीं मिल रहा है? सब कुछ तो छोड़ कर आया हूँ, कुछ नहीं चाहिए, आपका रिलैक्स रहिए। आपको अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगा और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से आपका सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। इसलिए आज के बाद आप मुझे। उधर से अनामिका की आवाज़ आई, अगत्य ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहा है? और तुम्हें मेरी कसम है, जो मुझे छोड़कर कहीं भी गया तो अपनी मॉम का मरा हुआ मुँह देखेगा। अपने डैड से लड़ना है, झगड़ना है, जो करना है करो, लेकिन 2 दिन के अंदर मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहती हूँ। अगर 2 दिन में तुम नहीं आए तो मुझे कंधा देने आ जाना अब, और मुझे तुम बाप बेटे के बीच में फंसना नहीं है। इसलिए लड़ो झगड़ो, जो करना है करो, वो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है। अपना खुद सुलझाओ। मुझे इसमें किसी एक को चुनने के लिए बोला गया तो समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
इसलिए तुम्हारे डैड से भी बोल दिया है। और अब तुम भी कान खोलकर ध्यान से सुन लो। रजत के शादी तक का वेट करूंगी, उसके बाद आगे का फैसला तुम्हारा है कि तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो या फिर मरा हुआ। बोलकर गुस्से में फ़ोन रख दिया। अगत से बोला, मॉम मेरी बात तो सुनिए, लेकिन अब उसका फ़ोन कट चुका था तो गुस्से में अब अपने फ़ोन को घूरते हुए सर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करे क्या न करे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सामने से किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या बात है डॉक्टर साहब, कुछ ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं। अरे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास हो ज़रूरी तो नहीं है ना। अगत्य ने सामने देखा तो साइड के सोफे पर विनायक पैर पर पैर चढ़ाकर आराम से बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। अगत्य से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए? विनायक बोला, वो सब छोड़िए, आप अपना बताइए, कलेक्टर साहिबा को छोड़ने का क्या लेंगे? अगत्य बोला, वाट, क्या बकवास कर रहे हो? विनायक सिगरेट का एक लंबा कश लेते हुए बोला, देखो तुम्हारा ताव देखकर मुझे और बाकी सबको पूरा यकीन है कि तुम उन्हें चाहते हो, इसमें किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन मैं विधायक का बेटा और होने वाला विधायक हूँ और हमारी उनकी जोड़ी एकदम हिट है। तुम फालतू में बीच में आ रहे हो यार, इसलिए बोल रहा हूँ गायब हो जाओ, वरना काट कर प्रयागराज के किसी नाले में डाल देंगे। फिर ढूंढते रहें तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बॉडी कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए समझा रहे हैं, समझ जाओ। अगत्य भी अब आराम से बोला, तो ये बात है, पहले बोले होते तो कुछ सोचते, लेकिन अब तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और शायद जानते नहीं हो इसलिए यहाँ तक आए हो। फिर भी बता दे रहा हूँ, 4 घूंसे सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए नहीं मारा था, मैंने तुमको समझाने के लिए भी मारा था कि 4 साल उसके हाँ का इंतजार किया है, जो नहीं सुनना सब सुना, और तुम 4 दिन में आकर मुझे साइड करना चाहते हो। क्या बात है भाई, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। विनायक उठते हुए बोला, मतलब नहीं मानने वाले हो? अगत्य से बोला, ये धमकी किसी और को दे देना, समझे, मुझे नहीं। और अपना तो छोड़ो, वो खुद आकर बोलेगी अगत्य से साइड हो जाओ तो भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अगत्य रावत की है और ये जिद नहीं जुनून है उसके लिए। जो करना होगा सब करूँगा, हिम्मत है तो आजमा कर देख लो। विनायक बोला, मतलब बारात हमारे हाथ ही निकलवाना चाहते हो? मैंने तो सोचा बिरादर हो तो मान जाओगे, लेकिन लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते, ये बात आज तुमने पूरी तरह से सही साबित कर दिया। बोलकर अरविंद ताऊ जी को कॉल कर दिया और उन्होंने भी एक रिंग में ही उसका फ़ोन उठा लिया। विनायक बोला, हर हर महादेव ताऊ जी, विनायक बोल रहा हूँ। आपका दुश्मन आपके घर में ही, अरे आपके अधिराज रावत का बेटा जो पिछली बार छूट गया था। देखना चाहते हैं तो आज ही आ जाइए, पिछली बार छूट गया था, इस बार मैं आपको सही सलामत पता बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अपना किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, आप इसके साथ कुछ भी कीजिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस बात की पूरी गारंटी। बोलकर फ़ोन रख कर अगत्य को देखते हुए बोला, अब क्या करोगे? ताऊ जी को उनका शिकार चाहिए जो पिछली बार छूट गया था, और तुम्हें पता है मैंने इस बार मसाला भी अच्छे से लगाया है, मुझे तो मज़ा आने वाला है ये सब कुछ देखने में। अब तुम सोच लो क्या करना है। अगत्य बिस्तर पर लेटते हुए बोला, मुझे भी तुम्हारा ये जो शक्ल है ना, देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, जब सानवी सबको छोड़कर मेरे पास आएगी और मैं सुकून से उसे अपने सीने से लगा लूँगा। विनायक उसे मारता उसके पहले ही उसने जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और घूरते हुए बोला, गलती से भी अगत्य रावत को कमज़ोर समझने की गलती कभी मत करना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते हो मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ। फिर कुछ सोचकर उसका हाथ छोड़ दिया। विनायक अब थोड़ा दूर हटते हुए बोला, शायद तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अगत्य बोला, अच्छे से पता है तुम्हारी औकात, अपने बाप के दम पर लड़ने आए हो और मैं खुद के, तो समझ लो किसकी क्या औकात है। और सबसे बड़ी बात, जिसके लिए लड़ रहे हो ना, उससे भी एक बार पूछ लेते तो और भी ज़्यादा आसान होता, लेकिन नहीं। विनायक बोला, मुझे वो चाहिए, चाहे फिर उसकी रजामंदी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें भी आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपने रास्ते निकल लो, अगर नहीं निकले तो फिर बार बार मैं तुम्हें समझाने नहीं आऊँगा, और फिर अरविंद शर्मा तुम्हारा क्या करेंगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगत्य सर पर अपने हाथ सहलाते हुए बोला, धमकी अच्छा था, लेकिन कुछ जमा नहीं, और अब तुम जा सकते हो, और आगे से मेरे रूम में आने के बारे में सोचना भी मत, वरना इन पैरों पर जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। और अरविंद शर्मा की धमकी किसी और को देना, पिछली बार जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया था तभी तो अपने प्यार का एहसास हुआ, जब सानवी ने मेरे होठों को छुआ था, और इस बार क्या पता ये रिश्ता और आगे बढ़ जाए।
विनायक बोला खुद को अच्छा बेवकूफ़ बना रहे हो, चलो कोई नहीं, अब तुम्हारे नहीं डायरेक्ट उसके तुम में जाऊंगा, बाय। दूसरे दिन सुबह से ही अगस्त परेशान था क्योंकि बस आज तक का ही उसके पास टाइम था। अपने मॉम की धमकी की वजह से वो उनकी बात भी नहीं टाल सकता था। और इधर सानवी ने भी अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था और कहाँ जाने वाली थी उसने एक बार बताया भी नहीं। सब कुछ एक बार फिर से अजीब सा उलझ गया था। ऊपर से विनायक की कल की बातें उसका सर दर्द करवा रही थी। दोपहर में सब तैयार हो रहे थे। शाम को रजत की बारात निकलने वाली थी। अगस्त भी बिना मन से बस जैसे तैसे तैयार हो गया। ऋचा उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ हीरो, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया हुआ है, सब ठीक तो है ना? अगस्त बोला, सब ठीक ही है यार। ऋचा बोली, मतलब ठीक नहीं है, क्या हुआ? अभी भी सानवी नहीं मान रही है। अगस्त बोला, पता नहीं, उसका तो तुम जानती हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और मॉम ने भी घर बुलाया है और साफ साफ बोला है अगर नहीं गया तो वो कुछ भी कर सकती हैं अपने साथ। मेरा तो अब दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ लेकिन मॉम की वजह से जाना पड़ेगा। और यहाँ विनायक सानवी के पीछे पड़ा है। ऋचा बोली, वाट, ये क्या बोल रहे हो, और ये बात क्या वो जानती है? अगस्त बोला, पता नहीं, लेकिन उसने मुझे कल साफ साफ धमकी दी है कि मैं साइड हो जाऊँ। ऋचा बोली, तो क्या सोचा है? अगस्त बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी धमकी से, लेकिन सानवी। ऋचा बोली, ठीक है तो आज का मौका है, लगा लो साम दाम दंड भेद, हम सब तुम्हारे साथ हैं और फिर अंकल आंटी भी तो तुम्हारे साथ हैं, तो फिर डरना किस बात का? आज या तो आर होगा या फिर पार, या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगी या फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले जाओगे। अगस्त से बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, विनायक ने ताऊ जी की धमकी दी है, मुझे तो लग रहा है वो भी विनायक के साथ ही मिले हुए हैं। ऋचा बोली, तब तो ये और भी बेस्ट है, एक तीर से दो नहीं चार निशाने होंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, शायद तुम्हें पता नहीं है, सानवी और उसके ताऊ जी की पहले से ही नहीं बनती है, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण। अगस्त से बोला, देखते हैं क्या होता है। रजत तैयार हो गया है? ऋचा बोली, उसके मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और तुम्हें उसके तैयार होने की पड़ी है, वो तो कब का तैयार हुआ बैठा है। अगस्त से बोला, चलो बोलकर दोनों रजत के पास आ गए। शीतल और बाकी सब लोग तैयार होकर सुबह ही नेहा के घर चले गए थे, बस सानवी को छोड़कर। वो आदर्श जी के साथ जाने वाली थी इसलिए शीतल ने उसे नहीं जगाया। नेहा के सुबह से 10 से ज़्यादा मिस कॉल आ चुके थे लेकिन सानवी ने जल्दी जल्दी तैयार होने में एक भी नहीं उठाया था। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आई तो विनायक का कॉल आने लगा, तो कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन उठा लिया। विनायक बोला, माफ़ कीजिएगा आपको ऐसे फ़ोन करना पड़ा, लेकिन मेरी मजबूरी थी, वरना मैं आपको आज के इस खास दिन पर कभी कॉल नहीं करता। वो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। सानवी बोली, सुन रही हूँ, बोलिए। विनायक बोला, क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं? बस 10 मिनट, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। सानवी टाइम देखते हुए बोली, आज पॉसिबल नहीं है, आप कल मिल सकते हैं। विनायक बोला, अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप जहाँ बोलेंगी मैं वहीं आ जाऊँगा, प्लीज़ मान जाइए ना प्लीज़। सानवी बोली, ओके, घर आ जाइए। विनायक थैंक यू बोलकर जल्दी से फ़ोन रख दिया। सानवी आदर्श जी को ढूंढने लगी लेकिन वो घर पर नहीं थे, शायद बाहर गए थे। फ़ोन किया तो पता चला वो डायरेक्ट उधर से ही निकल जाएंगे, तो वो ड्राइवर के साथ चली जाए। सानवी ने अब नेहा का 15 मिस कॉल देखा तो अब जल्दी से उसे फ़ोन मिला दिया। नेहा ने पहली रिंग में ही उसका कॉल रिसीव कर लिया और शुरू हो गई सुनाने। सानवी उसे शांत करवाते हुए बोली, यार बात तो सुन। लेकिन नेहा आज उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। सानवी बोली, ठीक है मत सुनो, मैं भी नहीं आने वाली। नेहा अब कुछ नहीं बोली और गुस्से में फ़ोन रख दिया। सानवी अपना फ़ोन देखकर सर पर मारते हुए बोली, मतलब हद होती है यार, और पापा को भी अभी जाना था और विनायक, उसका तो और दिमाग खराब हो गया है। कुछ सेकंड बाद ही उसके घर की घंटी बजी। जाकर दरवाज़ा खोला तो विनायक और उसके साथ 2 और लड़के खड़े थे। सानवी ने एक नज़र उसे देखा और बाहर निकलते हुए बोली, चलते हुए बात कर लेंगे। विनायक बोला, लेकिन। सानवी अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगी। विनायक बोला, आप मुझे गलत समझ रही हैं। सानवी रुक कर उसे देखते हुए बोली, चलना है या फिर मैं जाऊं? विनायक ने सुना तो जल्दी से उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए। सानवी बोली, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए लेकिन मैं बोलूँगी नहीं। विनायक बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस चलिए। बोलते हुए आकर दरवाज़ा खोला तो सानवी आगे आकर बैठ गई। विनायक ने दोनों लड़कों को कुछ इशारा किया तो वो दोनों दूसरे गाड़ी में निकल गए। विनायक ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। कुछ दूर चलने के बाद विनायक बोला, वो मुझे। सानवी बोली, सुन रही हूँ। विनायक बोला, वो मुझे अगस्त के बारे में कुछ बात करनी थी, मतलब मुझे लग रहा है वो आपके पीछे पड़ा है।
सानवी बोली और कुछ? विनायक बोला नहीं, मतलब मुझे पता है, वैसे तो आप खुद समझ सकती हैं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मुझे ज़रूरी लगा बताना। और कल सबके सामने वो ऐसा बिहेव कर रहा था, उसने मुझे मारा। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे लगा वो एक्स्ट्रा केयर दिखाकर अच्छा बनना चाह रहा था और उसका इंटेंशन भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। मतलब इतनी बड़ी फैमिली है, फिर भी वो आगे आगे कुछ ज़्यादा ही दिखा रहा था, तो इसलिए मैं। सानवी बोली इतना मेरे बारे में सोचने का कारण? विनायक बोला क्योंकि हम दोस्त हैं और एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। सानवी बोली ये घटना कब घटी और मैंने दोस्ती कब किया? विनायक को अब समझ नहीं आया क्या बोले, तो वो शांत हो गया। सानवी उसे देखते हुए बोली कोई बात नहीं, वैसे थैंक यू, बोलने का मूड तो नहीं था, फिर भी मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचने के लिए थैंक यू। विनायक सामने देखते हुए बोला इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस। सानवी बोली मैं समझ सकती हूँ, कभी कभी हमें बोलने का बहुत कुछ मन होते हुए भी हम कुछ नहीं बोल पाते। विनायक बोला तो अब कहाँ जाना है, वापस से लखनऊ या फिर कहीं और? सानवी बोली इस बार रामनगरी जाने का मूड है, देखते हैं क्या होता है। विनायक बोला मेरा भी कुछ काम था अयोध्या में, अगर आप कहें तो साथ चलते हैं। सानवी बोली बिल्कुल, जैसे ही कन्फर्म होता है मैं देखती हूँ। वैसे शादी में आप भी आ रहे हैं? विनायक बोला जी बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ काम है इसलिए शाम को आऊँगा। बोलते हुए उसने गाड़ी रोक दिया, क्योंकि अब वो नेहा के घर के बाहर आ चुका था। सानवी उतरने के लिए सीट बेल्ट खोलने लगी तो विनायक जल्दी से आकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। सानवी बाहर निकली तो विनायक उसे देखते हुए बोला मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। सानवी बोली बिल्कुल, और कुछ? विनायक बोला नहीं, फिलहाल के लिए यही कहना था। सानवी अब आगे निकल गई और विनायक उसे जाते हुए देखने लगा, जब तक कि वो अंदर नहीं चली गई। सानवी अंदर आई तो नेहा की मम्मी उसे डांटते हुए बोली अभी टाइम मिला है आने का, जाओ मनाओ अपने दोस्त को, गुस्सा होकर बैठी है। सानवी उन्हें गले लगाते हुए बोली काफ़ी हार्ड दिख रही हैं आप, थोड़ा बच कर रहना, कोई आपको प्रपोज ना कर दे। बोलकर बिना उनकी कोई बात सुने अब नेहा के रूम में आ गई। रचना बोली दी आप अब आ रही हैं, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। नेहा ने सुना तो उसकी तरफ देखा। सानवी कान पकड़ते हुए बोली सॉरी ना यार, आ गई ना, मान जा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसलिए प्लीज़ मान जाना। और वैसे भी कल तो तू चली जाएगी तो फिर मुझे रोना भी नहीं आएगा, इसलिए आज मान जाएगी तो कल मैं थोड़ा बहुत रो लूँगी। नेहा बोली कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए किसी को रोने की। और रचना बोल दो किसी को मुझसे माफ़ी मांगने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी बैठते हुए बोली रचना एक कॉफ़ी लाना, इसके चक्कर में मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं, अभी चक्कर आ जाएगा ना, तो करते रहना अपनी शादी। रचना दोनों को देखने लगी। सानवी बोली लाओ ना यार, या फिर यहाँ भी मुझे उपवास रखना है। रचना बोली नहीं नहीं ला रही हूँ, बोलते हुए बाहर निकल गई। सानवी नेहा से बोली आखिरी बार बोल रही हूँ, मान जा, नहीं तो। नेहा बोली नहीं तो क्या, यहाँ से जाने वाली है तो ये धमकी किसी और को देना, और मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली हद होती है, मेरी तो यहाँ किसी को कद्र ही नहीं है। बोलते हुए अपने फ़ोन में गाना लगा दिया आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। नेहा गुस्से में आकर उसका फ़ोन बंद करते हुए बोली मतलब हद होती है, यहाँ मैं गुस्सा हूँ और तुम्हें ये सब करने में शर्म नहीं आ रही है? सानवी बोली हाँ तो सॉरी बोला ना, अब तुम मान ही नहीं रही है तो क्या मैं गाना भी नहीं सुन सकती? पार्लर वाली दोनों को देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ हो क्या रहा है। और जितना सुना था दोनों के बारे में उसके हिसाब से दोनों अजीब ही बिहेव कर रही थी। रचना सबके लिए कॉफ़ी लेकर अंदर आते हुए बोली आप सबके लिए कॉफ़ी है। सानवी एक कप उठाकर पीते हुए बोली वाह यार क्या काफ़ी है, थैंक यू रचू, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। रचना बोली लेकिन आपने मुझे किसी का शिकार बना दिया। सानवी बोली मतलब? बोलकर नेहा को देखा जो गुस्से से दोनों को घूरे जा रही थी। सानवी बोली यार दुल्हन हो, थोड़ा शर्माओ, लेकिन तुम तो उल्टा हम पर गोले बरसा रही हो। अगर रजत ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो मंडप से तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा, फिर तुम हम दोनों को कुछ मत बोलना। नेहा अब जाकर चेयर पर बैठ गई तो पार्लर वाली उसे तैयार करने लगी। रचना सानवी को देखते हुए बोली दी आपको तैयार नहीं होना है क्या, चलिए चेंज कर लीजिए फिर मैं आपको तैयार कर दूँ, फिर मुझे खुद भी तो तैयार होना है। सानवी बोली छोड़ो यार, वैसे भी मुझे कौन देख रहा है। बोल एक नज़र नेहा को देखकर अपनी कॉफ़ी पीने लगी। रचना आपके चर्चे तो यहाँ सुबह से हो रहे हैं और आप बोल रही हैं आपको कौन देख रहा है। सानवी कुछ बोलती उसके पहले ही नेहा बोली कुछ लोगों को एक्स्ट्रा भाव खाने की आदत होती है, तू नहीं समझेगी। सानवी ने रचना को देखा, फिर सर झटकते हुए बोली रचना तुम्हें कोई पसंद है तो मुझसे बता सकती हो।
नेहा बोली, रचना कोई ज़रूरत नहीं है, बोल दो, पहले खुद का क्लियर करें फिर किसी और के बारे में सोचें। रचना बोली, यार आप लोगों का हो क्या रहा है? आप दोनों को लड़ना है ना तो खुद से लड़ो ना, मेरा नाम लेकर लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब हद होती है आप दोनों की। सानवी कप साइड में रखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं एक बार बाहर का सब कुछ देख कर आती हूँ। फिर अपने जेब से एक पेपर निकाल कर रचना को देते हुए बोली, जब तक ये पेपर तुम पढ़कर किसी को सुना सकती हो, क्या पता उसका कुछ मूड ठीक हो जाए। रचना पेपर को उलट पलट कर देखते हुए बोली, ये क्या है? सानवी बोली, किसी की शादी का गिफ्ट है, बोलकर बाहर चली गई। उसके जाते ही नेहा रचना के हाथ से पेपर लेते हुए बोली, देखने दो मुझे क्या है। रचना बोली, लेकिन आप तो गुस्सा थी। नेहा बोली, हाँ तो वो मेरी दोस्त है और मुझे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं वो तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो तू अपना काम कर, समझी। रचना बोली, कुछ नहीं हो सकता आप दोनों का, सामने से लड़ते हो और पीछे से प्यार दिखाते हो, बोलते हुए बाहर चली गई। नेहा ने पेपर खोल कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। पूरा कैफे उसके नाम हो चुका था, जबकि पहले तो बस रेंट पर था और उसने इसे कई बार खरीदने को सोचा, लेकिन वो ज़मीन इतनी महंगी थी कि वो चाह कर भी उसे खरीद नहीं पाई। और सानवी ने खरीदा, वो भी सिर्फ उसके नाम पर, जबकि खोला तो दोनों ने मिलकर था। रात को अब सब लोग तैयार होकर बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। सानवी ने जैसे तैसे करके नेहा को इस शर्त पर मनाया कि कैफे सिर्फ अकेले का उसका नहीं होगा बल्कि दोनों का आधा आधा होगा। सानवी ने भी फिलहाल के लिए हाँ बोल दिया था। बैंड बाजे की आवाज़ आई और उसके साथ ही श्रेया और रचना अंदर आते हुए बोली, बारात आ गई। श्रेया की नज़र सानवी पर गई तो बस आज उसे देखती ही रह गई। उसने आज शायद पहली बार ऑरेंज और ब्लू लहंगे के साथ थोड़ा मेकअप किया हुआ था और वो उसमें ही आज कहर ढा रही थी। श्रेया बोली, क्या बात है, वैसे नेहा का तो समझ आ रहा है, लेकिन आप किस बेचारे का दिल तोड़ने वाली हैं मैडम। सानवी कुछ बोलती उसके पहले ही नेहा उठते हुए बोली, भाभी आपकी ननद पहले ही कितनों का दिल तोड़ चुकी है, लेकिन इस बार बंदा थोड़ा टफ मिला है, तो मुझे पूरा यकीन है उसका दिल इतना आसानी से नहीं टूटेगा, आप चिंता मत कीजिए, वो उठा ले जाएगा। श्रेया बोली, क्या बात है, और मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? सानवी देखो ये गलत बात है, तुम्हें मुझसे तो नहीं छुपाना चाहिए था यार, और मैंने कितनी बार पूछा भी लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सानवी बोली, तो आप दोनों का हो गया तो क्या आप बताएंगी कि बारात आ चुकी है या अभी और इंतजार करना बाकी है? श्रेया बोली, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बारात की? जल्दी तो नेहा को होनी चाहिए, आखिर शादी उसकी है। नेहा बोली, भाभी आप समझ जाइए ना, किसी को इतनी जल्दी क्यों है? श्रेया बोली, समझ रही हूँ मैं। सानवी बोली, ठीक है तो एक काम कीजिए, आप लोग अपना समझिए, मैं ही बाहर जा रही हूँ। श्रेया जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, इतनी भी जल्दी क्या है, आराम से चलना ना, आखिर मुझे भी तो देखना है, आखिर कौन है वो खुशनसीब जिसे सानवी द ग्रेट ने चांस दिया है। सानवी बोली, भाभी आप लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रेया बोली, अच्छा ठीक है, जाओ देख लो, क्या पता उसे देखकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। नेहा बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, हो भी सकता है। सानवी बोली, ज़्यादा नहीं हो रहा है? श्रेया बोली, अच्छा ठीक है नेहा, आप परेशान मत करना, मैं एक बार सब देख कर आती हूँ, बोल बाहर चली गई। सानवी अब रूम में चक्कर काट रही थी। नेहा बोली, रचना थोड़ा पानी लेते आना, मुझे प्यास लगी है, तो रचना पानी लेने बाहर चली गई। नेहा दरवाज़ा बंद करते हुए बोली, सानवी अब आखिरी बार सोच लो तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। अगत से अपनी मॉम की वजह से कल चला जाएगा और तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारा ट्रांसफ़र भी हो चुका है, तो आज आखिरी रात है और तुम्हारे पास आखिरी मौका। अंकल आंटी भी तुमसे कल तुम्हारा फैसला पूछेंगे, तो प्लीज़ जो सच हो वही बोलना और हमेशा इतना दिमाग चलाना छोड़कर कभी कभी अपने दिल की भी सुन लेना। सानवी कुछ बोलने को हुई लेकिन नेहा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, माना अगस्त का शुरुआत में इंटेंशन गलत रहा हो, लेकिन उसने हमेशा से तुम्हारा सपोर्ट किया है, तो इस बात को तुम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकती कि आज तुम जहाँ भी हो एक बहुत बड़ा रोल उसमें उसने भी निभाया है, या शायद उसकी वजह से ही तुम यहाँ हो। इसलिए जो सच था मैंने देखा था, अंकल आंटी को बोल दिया और शायद वो मेरी बात समझ भी गए हैं, लेकिन आखिरी फैसला सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और यार अब वो भी थक चुका है सबसे लड़ते लड़ते, कम से कम तुम तो समझो उसकी फीलिंग। और कब से मनाए तुम्हें, क्या सच में तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है? सानवी बेड पर बैठते हुए बोली, तुम अपना ख्याल रखना, बाकी का सब वक्त पर छोड़ दो। नेहा बोली, मेरी तरफ देख कर बोलो, क्या सच में तुम्हें एक सेकंड के लिए भी उसके लिए कुछ फील नहीं हुआ? अगर ना कहोगी तो यह तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा झूठ होगा, ये बात भी समझ लेना। हम सबको पता है आज तक तुम्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने नहीं आया, लेकिन यार कभी कभी करना पड़ता है, प्लीज़ मेरी बात मान कर एक बार ट्राई तो कर। सानवी उसे देखते हुए बोली,
देखती हूँ। नेहा बोली, मतलब तू उससे कहने वाली हो, है ना? सानवी बोली, अब क्या लिख कर दूँ यार, तुम लोग ऐसे बोलोगे तो मैं किसी से कुछ नहीं बोलने वाली। नेहा बोली, नहीं मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, बोल जल्दी से। उसके गले लगते हुए बोली, थैंक यू सो मच कि जाने से पहले तुमने मेरी थोड़ी सी चिंता खत्म कर दी। अब उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो नेहा ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। ऋचा अंदर आते हुए बोली, क्या हो रहा था, तुम दोनों ने दरवाज़ा क्यों बंद किया था? नेहा बोली, अरे कुछ नहीं यार, वैसे अगत्य आया है क्या? ऋचा बोली, वो रजत के साथ है। फिर सानवी को देखते हुए बोली, वैसे आज तो कोई उस बेचारे का होश उड़ाने के मूड में है, क्यों सानवी, मैंने सही कहा ना? लेकिन सानवी ने कुछ नहीं बोला। ऋचा बोली, सानवी हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ कहा तुमने? नेहा बोली, यार अभी से इतना भी सोचने के लिए नहीं बोला था मैंने कि अब सबको अभी से भूल जाए। सानवी बोली, चुप कर, मैं कुछ और सोच रही थी। श्रेया, रचना और नेहा की मम्मी अंदर आते हुए बोली, बेटा बारात आ गई है, चलो अब हम सब लोग तैयार हो जाओ। सानवी बोली, वो तो हम कब से तैयार हैं आंटी, और हमारी दुल्हन वो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। नेहा की मम्मी उसे जल्दी लाने को बोल उसका सर चूमते हुए बाहर चली गई। रजत स्टेज पर बैठे बैठे बोर हो रहा था तो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहा था। अगत्य बोला, बस कर साले, सब तुझे ही देख रहे हैं। रजत बोला, एक तो घबराहट हो रही है और तुम्हें सुबह से मेरी खिंचाई करने से फुर्सत नहीं है। जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब बताऊंगा। अगत्य बोला, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुणाल बोला, वो तो वक्त बताएगा। अगत्य बोला, ठीक है तो देखते हैं। तब तक सामने से बीच में नेहा और चारों तरफ सानवी, ऋचा, श्रेया, रचना, चारों ने फूलों के चादर का एक एक छोड़ पकड़ रखा था और नेहा बीच में थी। पीछे से म्यूजिक बज रहा था, दिल के आईने में तुझको सजा लिया, जब से मैंने तुझको अपना बना लिया। अगत्य से सामने देखा तो गिरते गिरते बचा। कुणाल उसे पकड़ते हुए बोला, क्या बात है, अभी तो बहुत ज़्यादा लेक्चर दे रहे थे, अब क्या हुआ, अभी से गिरने लगे? अगत्य से बोला, वो तो मेरा पैर फिसल गया था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुणाल बोला, पैर तो बेटा तुम्हारा कब का फिसल चुका है, अब तो बस हमें देखना बाकी है इसे रोकने वाली कब आकर तुम्हारा हाथ पकड़ती है। रजत ने उठकर अपना हाथ आगे किया तो नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और स्टेज पर आ गई। उसके बाद बारी बारी सब लोग भी स्टेज पर आ गए। अगत्य से एक टक सानवी को देखे जा रहा था। कुछ देर में वरमाला के लिए जैसे ही नेहा ने अपना हाथ आगे किया, कुणाल और अगत्य ने जल्दी से उसे उठा लिया। सानवी आगे आते हुए बोली, नेहा एक काम कर, जाने दे, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे इतनी मेहनत करने की। जिसको शादी करनी है आराम से झुक कर करे, वरना वापस जा सकता है। रजत बोला, अगत्य कुणाल उतार दो यार, वरना तुम जानते हो मेरी वाली मेरी कम और अपने दोस्त की ज़्यादा सुनती है। अगत्य बोला, चुप कर, शादी एक बार होती है इसलिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हम किसी की धमकी से तो बिल्कुल नहीं डरते। आखिर लड़के वाले हैं, अपनी भी कोई इज्जत है, इसलिए चुपचाप बैठा रहे। सानवी बोली, अच्छा तो ठीक है, लेकर खड़े रहो, आखिर हम भी तो देखें कितनी हिम्मत है। रजत बोला, यार तुम लोग। अगत्य बोला, कुछ नहीं बोलोगे तुम? और फिर सानवी को देखते हुए बोला, मैं तो पूरी उम्र खड़ा रह सकता हूँ, तुम अपना देख लो क्या करना है। सानवी बोली, ठीक है तो रहो जैसे रहना है, नेहा को कोई ऊपर नहीं उठाएगा। रजत ने कुणाल की तरफ रिक्वेस्ट से देखा कि ये दोनों आज फिर यहाँ भी शुरू हो गए और इनके चक्कर में कहीं हम सबको रात भर यहीं खड़ा न होना पड़ जाएगा, इसलिए कुछ करो वरना ये दोनों तो बिल्कुल नहीं मानने वाले। कुणाल बोला, यार तुम लड़की वाले हो, कुछ तो एफर्ट डालो, और ऐसा कौन करता है? श्रेयांश पीछे से अपने दोस्तों के साथ आगे आया और नेहा को उठाकर जल्दी से रजत के गले में जयमाला डलवा दिया, और जल्दबाजी का फायदा उठाकर रजत ने भी डाल दिया। अगत्य से उसे नीचे उतारते हुए बोला, थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकता था साला, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, अब खुश हो जा। सानवी पीछे हटते हुए बोली, बड़ी बड़ी बातें करवा लो कुछ लोगों से बस। अगत्य से बोला, अच्छा तो इंतजार क्यों नहीं किया? सानवी बोली, हम लोग किसी का दिल नहीं तोड़ते। अगत्य से बोला, सच में? सानवी बोली, छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, बोलकर जाने को हुई, लेकिन अगत्य जल्दी से हाथ आगे बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं तुमने। रजत, नेहा, ऋचा, कुणाल सब फोटोशूट में बिजी हो गए। आदर्श जी और बाकी सब घर वाले मेहमानों में बिजी हो गए। अगत्य और सानवी की तरफ अब किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और कुछ ने दिया तो जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर दिया। शीतल दादी के पास थी कि उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो। दादी इधर उधर देखते हुए बोली, शीतल, सानू कहाँ है, और वो उस लड़के से हमेशा इतनी लड़ती क्यों है? शीतल जी बोली, वो माँ, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, आपने कब से कुछ खाया नहीं है, बोलकर जल्दी से वहाँ से निकल गई। विनायक भी आ चुका था और कब से वो सानवी को ही ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रही थी। ताऊ जी बाहर मेहमानों के साथ बिजी थे, इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहे थे।
और एक के बाद एक कोई उन्हें किसी न किसी काम से रोक ले रहा था। कुछ देर के फोटो शूट होने के बाद बाकी सब लोग खाने के टेबल पर आ गए, लेकिन अगत्य और सानवी का अभी तक कोई पता नहीं था। ऋचा बैठते हुए बोली, सानवी कहाँ है? कुणाल बोला, कुछ देर शांत नहीं रह सकती हो? जहाँ भी होगी ठीक ही होगी, इसलिए शांत रहो। ऋचा ने उसे देखा तो कुणाल स्माइल करते हुए बोला, तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, आराम से देख लेना, लेकिन अभी नहीं, सब हमें ही देख रहे हैं। ऋचा अब कुछ नहीं बोली, सब आकर उसके अगल बगल ही बैठ गए, जिसमें श्रेया, रचना, नेहा, रजत भी शामिल थे। श्रेया बोली, सानवी कहाँ है? ऋचा जल्दी से बोली, दादी के पास। श्रेया बोली, ठीक है, मैं उसे बुला लाती हूँ, वरना बाद में पता नहीं कुछ खाएगी या नहीं। ऋचा बोली, भाभी आप बैठिए ना, शायद उसे भूख नहीं होगी इसलिए दादी के पास है। और आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? जब लगेगी तो खा लेगी ना, मैं खुद खिला दूंगी। श्रेया बोली, लेकिन श्रेयांश आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, क्या क्या हुआ? सानू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। ऋचा अब अपने सर पर मारते हुए खुद से बोली, हर किसी को बस उसी से काम क्यों होता है? इन्हीं लोगों की वजह से वो आज तक कन्फ्यूज्ड है, और सबका ऐसे ही चलता रहा ना तो वो अपने इस कन्फ्यूजन से कभी बाहर भी नहीं आ पाएगी। कुणाल ने ऋचा को कहीं खोए हुए देखा तो वो बोला, वो भाई दादी के पास होगी। विनायक सबके पास आते हुए बोला, वो वहाँ नहीं है। ऋचा ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन कुणाल ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अगत्य से सानवी का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ आ गया, जहाँ कोई नहीं था। सानवी ने भी कोई विरोध नहीं किया। अगत्य से अगल बगल देखकर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, तो क्या कह रही थी? सानवी बोली, मैंने कब कुछ कहा? अगत्य बोला, ओके, तो कहाँ जा रही हो? सानवी बोली, यही पूछना था तो वहीं पूछ लेते, मैं वहाँ भी बता देती। अगत्य बोला, मतलब तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही लड़ने वाली हो, है ना? सानवी बोली, शुरुआत तो तुम करते हो। अगत्य अब उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तो अगर लड़ाई की शुरुआत मैं करता हूँ तो फिर प्यार की शुरुआत भी तो मैंने ही किया, तो फिर उसमें आगे क्यों नहीं आई? सानवी पीछे जाते हुए बोली, दूर से भी तो बात कर सकते हो ना, इतना पास आने की क्या ज़रूरत है? अगत्य बोला, नहीं, आज पास से बात करने का मूड हो रहा है। बोलते हुए उसके एकदम करीब आ गया। सानवी बोली, ठीक है, तो मैं बोलते हुए दीवार से लग गई। अगत्य बोला, जाकर दिखाओ। बोल उसके दोनों तरफ हाथ रखकर एकटक उसे देखने लगा। सानवी उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? अगत्य बोला, क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? सानवी कुछ नहीं बोली तो उसका एक हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, विनायक लाइक करता है तुम्हें। सानवी बोली, वाट? और यही बताने के लिए तुम? बोल अपना हाथ खींचने को हुई, लेकिन अगत्य उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं, ये बताने के लिए नहीं, जानता हूँ तुम उसे नहीं करती हो। तुम्हारी तरह इतना भी मेरा विश्वास कमज़ोर नहीं है कि किसी ने कुछ भी दिखाया या बताया तो विश्वास कर लूँगा। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, अपना ध्यान रखना, कल चला जाऊँगा, मजबूरी समझ लो। और वैसे भी आज या कल मुझे यहाँ से जाना ही था, और डैड ना सही मॉम को मेरी वजह से कुछ हो, ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। इसके साथ एक और बात, मैंने कभी भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोचा। डैड का दिया हुआ हॉस्पिटल मैं अभी भी ज्वाइन नहीं करूँगा जब तक वो मुझे ये सब कुछ करने का रीज़न नहीं बताते। अगर वो ज़िद्दी हैं तो मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ। और अगर तुम सोच रही हो कि मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे वापस आने के बाद सोचा था प्यार न सही थोड़ी नफरत ही कर लूँगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हें अपने सामने देख कर बार बार हार जाता हूँ, और चाह कर भी नफरत नहीं हो पाती। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही दम घुटता है मेरा। फिर भी 3 साल बिताया, जब भी किसी और के करीब जाने के बारे में सोचता हूँ जा ही नहीं पाता, क्योंकि शायद हर किसी में तुम्हें ही ढूंढता हूँ। लेकिन कोई नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है और ये बात मुझे अच्छे से पता है। सानवी उसके चेहरे को बस एकटक देखे जा रही थी, न जाने कितना ही दर्द आकर चला गया। क्या सच में उसके दर्द से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? लेकिन अगर नहीं पड़ रहा तो उसे खुद को घुटन क्यों हो रही है? उसकी धड़कनों की रफ्तार से उसकी धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं? अगर दोनों के फैमिली की कोई दुश्मनी भी है तो इसमें उन दोनों का क्या कसूर? उन्हें क्यों सफ़र करना पड़ रहा है? अगत्य अब जल्दी से उससे दूर होते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए, सब ढूंढ रहे होंगे। तुम मेरी किसी बात को दिमाग में मत रखना, क्योंकि अब मेरी बातों का कोई मतलब नहीं। बोल जल्दी से वहाँ से निकल गया। सानवी अभी भी वैसे ही खड़ी उसकी बातें सोच रही थी कि क्या सच में उसने जल्दबाजी कर दिया उसे समझने में। सोचते हुए उसने अपना सर पकड़ लिया और वहीं बैठ गई। अगत्य से बाहर एक साइड आकर एक सिगरेट जलाकर उसे होठों से लगा लिया और खुद को शांत करने लगा। बोलने को तो बोल दिया, लेकिन अब कैसे रहेगा उसके बिना? यही सब सोच सोच कर वो और भी परेशान हो रहा था। कुणाल उसके पास आकर बोला, क्या हुआ अगत्य? अगत्य से सामने देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं। कुणाल, मतलब सानवी?
अगत्य बोला, सब ठीक है यार, अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है तो जाने देते हैं ना। लड़ कर या फिर झगड़ कर मैं उसके दिल में फीलिंग तो नहीं डाल सकता, और वैसे भी गलती मेरी थी और कुछ भी नहीं। तुम सब मेरे बारे में इतना मत सोचा करो। कुणाल बोला, अगत्य भाई तुम ठीक तो हो ना? अगत्य बोला, बिल्कुल, मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, अच्छा खासा हूँ, अब क्या चाहिए? कुणाल बोला, ठीक है, तो अंदर चलते हैं। अगत्य बोला, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। कुणाल जल्दी आना बोलकर अंदर चला गया। अगत्य अभी भी वहीं खड़ा होकर कुछ सोच रहा था कि पीछे से किसी ने उसके सर पर किसी चीज़ से मारा और वो पीछे घूमते घूमते ही बेहोश होकर वहीं गिर गया। विनायक अपने साथ दोनों लड़कों को देखते हुए बोला, ले जाओ उठाकर, इसे कब से प्यार से समझा रहा था, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है। विनायक के चीज़ पर आज तक किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा, और इसने तो उसे डायरेक्ट हाथ लगाने की गलती की है, तो सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। जल्दी करो और फार्म हाउस पर ले जाओ, और यहाँ मैं सारा इल्ज़ाम अरविंद शर्मा पर लगाऊंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दोनों लड़के अब जल्दी से अगत्य को उठाकर बाहर चले गए और विनायक आराम से अंदर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई तो सब लोग शादी में बिजी थे, तो वो भी जाकर शीतल जी के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। शीतल जी बोली, क्या हुआ बच्चा, सब ठीक तो है ना? सानवी बोली, सब ठीक है, बस कुछ अजीब लग रहा है। शीतल जी बोली, दोपहर से कुछ खाया तो होगा नहीं, और अभी भी बस ऐसे ही घूम रही हो और अजीब लग रहा है। तुम बच्चों का भी ना खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। सानवी बोली, मम्मी मन नहीं है और बाद में खा लूँगी ना। शीतल जी बोली, ऐसे कैसे मन नहीं है, और रचना को बुलाने लगी, लेकिन सानवी ने ज़बरदस्ती उन्हें रोक दिया। शीतल जी बोली, क्या हुआ, चेहरा क्यों लटका हुआ है, फिर से किसी से बहस किया या फिर लड़ाई? और तब से कहाँ थी? पता है सब लोग यहाँ कब से तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, मैं सबको यहाँ वहाँ बता बता कर परेशान हूँ। सानवी वैसे ही बोली, मम्मी वो मैं अगत्य के साथ थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं उसे डिज़र्व ही नहीं करती। मैंने कभी भी उसकी फीलिंग को समझा ही नहीं, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से, मैंने हमेशा से उसे हर्ट किया है। शीतल उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ कहा है क्या उसने? अगर तुम कहो तो मैं या तुम्हारे पापा उससे बात करें। सानवी बोली, नहीं कुछ नहीं कहा, शायद अब वो भी मुझसे थक चुका है, इसलिए बिना कुछ बोले चला गया। शीतल जी बोली, चला गया, कहाँ चला गया? सानवी बोली, मुझे बिना कुछ बोले बाहर चला गया। शीतल जी अब शांत होते हुए बोली, बेटा लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं, और तुम्हें तो अभी बहुत लोगों से लड़ना है, अपने लिए, उसके लिए, तुम दोनों के लिए, क्योंकि तुमने जिसे चुना है उसको पाना इतना भी आसान नहीं है, तो तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। और तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम उसे लेकर क्या फील करती हो? सानवी अब उन्हें देखते हुए बोली, ताऊ जी और सब घर वाले नहीं मानेंगे, और दादी वो तो कभी नहीं मानेंगी। शीतल जी एक सेकंड उसे देखने के बाद बोली, मैंने पहले ही कहा था कि तुम क्या चाहती हो वो मैटर करता है, और आज फिर कह रही हूँ, तुम्हें हमेशा से शिकायत थी ना कि हमारे घर के फैसले ताऊ जी क्यों करते हैं, तो आज हम दोनों के तरफ से ये फैसला तुम्हारे ऊपर है, और हम दोनों चाहते हैं कि तुम ये फैसला पूरे हक से लो। और शायद तुम भूल रही हो कि अब तुम सिर्फ सानवी शर्मा नहीं हो जिसे सबको जवाब देना होगा या कुछ पूछना होगा। अब तुम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हो और काबिल हो, जहाँ मैं तुम्हें हमेशा से देखना चाहती थी। आज तुम वहाँ पहुँच चुकी हो, तो फिर डर किस बात का है? और अब मैं तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करूँगी कि तुम अभी भी अपनी फीलिंग और अपनी खुशियों का गला घोट कर दुनिया के बारे में सोचो। जाओ ढूंढो उसे और एक्सेप्ट करो अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भी उसे उतना ही चाहती हो जितना कि वो तुम्हें चाहता है। अब बारी तुम्हारी है, बहुत इंतज़ार किया है उसने तुम्हारे हाँ का, कम से कम अब तो उसका इंतज़ार पूरा करो। बाकी जिसको जो कहना है करना है वो सब बाद में देखा जाएगा, और कोई तुम दोनों का साथ दे ना दे, मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। ऋचा कुणाल दोनों अगत्य को ढूंढते हुए सानवी के पास आ गए, लेकिन वो अकेले शीतल जी से बात कर रही थी। ऋचा सानवी से बोली, वो तुमने अगत्य को देखा है क्या? काफ़ी टाइम से मिल नहीं रहा है, खाना भी नहीं खाया और उसका फ़ोन भी काफ़ी टाइम से नहीं लग रहा है। सानवी बोली, वो तो काफ़ी पहले ही यहाँ से बाहर आ गया था, यहीं कहीं होगा, तुम लोगों ने ध्यान से देखा नहीं होगा। कुणाल बोला, यार वो मुझसे बाहर मिला था, मैंने उसे अंदर चलने को बोला तो उसने मुझसे बोला कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ, लेकिन काफ़ी देर बाद भी अंदर नहीं आया। मैंने सब जगह चेक भी कर लिया, लेकिन अभी भी वो कहीं नहीं मिल रहा है। काफ़ी डिस्टर्ब भी लग रहा था। तुम दोनों की कोई बात हुई है क्या? सानवी उठते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों में बस नॉर्मल बात हुई थी, चलो देखते हैं। ऋचा बोली, ठीक है, एक बार सब मिलकर चेक कर लेते हैं, बोलकर बाहर चली गई।
सानवी भी फोन मिलाते हुए उसके पीछे ही बाहर निकल गई। शीतल जी हाथ जोड़ते हुए बोली, हे महादेव, सब ठीक हो, अगत्य ठीक हो। आखिर अगत्य कहाँ गायब हो गया? क्या वह सानवी से नाराज होकर कहीं चला गया, या फिर विनायक या ताऊ जी की कोई चाल है? क्या सानवी अगत्य को बचा पाएगी? अथिराज को जब पता चलेगा कि अगत्य गायब हो गया है तो वो क्या कहर मचाएगा? सानवी और अगत्य की जिंदगी में कौन सा नया तूफान, और तूफानों के बीच में सानवी की अगत्य से धमाकेदार तरीके से प्यार का इजहार। जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।